नमस्कार, रणभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज क्या अतीक अहमद और उसके खतरनाक कुनबे को कानूनी तौर पर मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। अतीक अहमद जो 40 वर्षों तक, आप ये सोचिए कि 80 के दशक में उसका आतंक शुरू हुआ था। 80 के दशक से शुरू हुआ आतंक अब अतीक अहमद को लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की नैनी जेल। उसका काफिला बस कुछ ही समय में 100 किलोमीटर महज दूर है। अब कुछ ही समय में प्रयागराज पहुंचने वाला है। गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को और उसके भाई को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। कल उमेश पाल के अपहरण मामले में कोर्ट से सजा सुनाई जाएगी। पिछले 22 घंटे से आज तक के रिपोर्टर लगातार अतीक अहमद के काफिले के साथ चल रहे हैं। प्रयागराज में अतीक का होगा हिसाब। इस पर हम अपने तमाम संवाददाताओं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस गाड़ी से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। वज्रवाहन, इसमें अतीक सवार है। धीरे धीरे प्रयागराज की तरफ ये अब काफिला बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि 6 से 7 बजे के बीच प्रयागराज ये काफिला पहुंच सकता है। हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं, तो हम साथ में चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी। डॉन का खत्म इंतजार। कुछ ही देर में प्रयागराज। कल साबरमती जेल से निकला, अब प्रयागराज पहुंचता काफिला। रास्ते में एनकाउंटर का खौफ सताया। माफिया ने खुद को बेखौफ दिखाया। आया अतीक प्रयागराज, अब होगा इंसाफ। लगभग 4 दशकों से, 80 के दशक से आतंक का पर्याय यह नाम समझा जाता था अतीक अहमद और अतीक अहमद का जो कुनबा है। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता, उसका बेटा असद हो या अली हो या उमर हो, कुल मिलाकर 150 से ज्यादा आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। यह है आतंक का चेहरा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर सजा होती है तो कल पहली बार सजा होगी। इतना खौफ था इस आदमी का। लेकिन चेहरे पर कैसे हवाइयां उड़ी थी, हम आपको वो भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले मैं लिए चलता हूं नैनी जेल, और नैनी जेल के सामने मौजूद है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो पहली बार 4 दशकों में इंसाफ की उम्मीद जगी है और चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी अतीक अहमद के। डर था कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। और इस समय हम आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे 5:45 बजे कल ये काफिला साबरमती जेल से निकला। और आप ये सोचिए कि साबरमती से, गुजरात से होते हुए पहले राजस्थान के उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, और फिर ये घुसा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी अतीक अहमद को खौफ सता रहा था। चित्रा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, अतीक अहमद जो एक तरह से आतंक और डर का पर्याय था 4 दशकों तक, अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। जिस तरह उसे ठूसा गया जेल वैन में, चढ़ने को तैयार नहीं था वो आदमी। यह था खौफ का रूप। और आम जनता जब यह देखती है तो वो जानती है कि परिस्थिति बदल रही है।
बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार को ये समझ में आ रहा होगा। इस वक्त प्रयागराज की मैं नैनी जेल में हूँ। 1 घंटे के बाद अतीक अहमद को यहीं पर लेकर आया जाना है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। मीडिया वालों का जमावड़ा है और यहाँ पर जो लोग बंद हैं उनके परिवार के कुछ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। यही वो प्रवेश द्वार है। देखिए 2 अलग अलग हिस्से हैं। यही वो प्रवेश द्वार है। अंदर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और बिल्कुल अगर आप नैनी जेल में आएंगे, आपको बताते चले तो फिर एक लंबा रास्ता तय करके यहाँ पर पहुंचना पड़ता है। ये इंदिरा द्वार आप देख रहे हैं। अंदर कैदियों को बंद किया गया है और तकरीबन बताया जा रहा है कि 5000 कैदी भीतर बंद हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते चले, अतीक अहमद के कुल परिवार के 5 बच्चे हैं उनके, अतीक अहमद के, जिनमें से एक जो बेटा है अली वो यहाँ बंद है, एक बेटा है उमर वो लखनऊ में बंद है, एक बेटा फरार बताया जा रहा है और 2 नाबालिग बच्चे। इधर आइए सत्या, इधर आइए आप। एक और दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं। 2 नाबालिग बेटे, उनको बाल सुधार गृह में रखा गया है। पत्नी भी फरार है। कुल मिलाकर सोचिए एक अतीक अहमद जिसका यहाँ पर एक वक्त पर तूती बोला करती थी, अपराध के डर से कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था, आज उस अतीक अहमद का हाल क्या हो गया है। दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे। आपको बता दें कि यही वो पूरा का पूरा हिस्सा है जहां से होते हुए अतीक अहमद को लेकर आया जाएगा। इसी नैनी जेल में बताया जा रहा है तकरीबन 1 घंटे का और इंतजार। शाम 5 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर यहाँ पर पुलिस की टीम जो लगातार उसके साथ चल रही है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी और यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरी तरफ की दूसरे हिस्से की तस्वीरें भी सत्या हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, 2 रास्ते हैं इस नैनी जेल के भीतर जाने के। एक ये रास्ता है, यहां से होते हुए या तो इस रास्ते से या तो दूसरे रास्ते से होते हुए अतीक अहमद को अंदर लेकर जाया जाएगा और फिर यहाँ पर उसके परिवार के कुल 3 लोग, एक अशरफ जो उसका भाई है बरेली जेल से जिसको लेकर आया जा रहा है, खुद अतीक अहमद जो 1 घंटे में यहाँ पर पहुंचने वाला है और उसका एक बेटा अली जो पहले से ही जेल के भीतर बंद है, लेकिन तीनों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आपको बता दें चले कि अतीक अहमद को लेकर बड़ी जानकारी ये भी आई है कि अंदर कई ऐसे जेल के भीतर के कर्मी हैं जिनको बदला गया है। कई पुलिसकर्मी इसी प्रयागराज में ऐसे हैं जिनका तबादला अलग अलग हिस्सों में कर दिया गया है। तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अतीक अहमद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा कड़ी है। आप ये सोचिए चित्रा, इस आदमी पर पिछले 4 दशकों में इस पर 150 मामले इसके ऊपर और इसके परिवार के ऊपर दर्ज है। लेकिन अगर कल सजा होती है तो ये पहली बार होगी जब इसको सजा अगर होती है तो होगी तो कोई इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। पुलिस इसके खिलाफ केस को परसू नहीं कर पाती थी, लेकिन अब इसकी जमीन को जब्त किया जा रहा है। चित्रा, ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि अगर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो माफिया की जो जमीन अवैध रूप से उसका कब्जा है वो जमीन छुड़ाई जाएगी और 1000 करोड़ से ज्यादा की जमीन जब्त की गई है। काफी हद तक चित्रा छुड़ा भी ली गई है। बिल्कुल सही कहा गौरव आपने और ये बहुत जरूरी भी था। देखिए अतीक अहमद जिसको लेकर एक जो दूसरा पक्ष है वो अपनी भावनाएं जिस भी रूप में जाहिर करे, लेकिन दूसरा पक्ष जो सच्चाई भी है कि अतीक अहमद एक कुख्यात गैंगस्टर रहा है। आपने बताया 150 से ज्यादा मामले, कई मामले ऐसे हैं। अभी तो 2018 की मैं बात करूं, देवरिया के एक व्यापारी को जेल के भीतर बुलाकर उसको डराया धमकाया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाता है। यूपी पुलिस भी अपना पक्ष रखती है। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर पुलिस बलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है क्योंकि किसी भी समय यहां पर अतीक अहमद को लाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया 150 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हैं। 2018 में आखिर उसको साबरमती जेल क्यों भेजा गया? इसी वजह से क्योंकि जेल के अंदर उसका रसूख बोला करता था। वो जेल के भीतर एक व्यापारी को बुलाकर डराता है, धमकाता है, उससे फिरौती लेने की कोशिश करता है और जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद फिर कोर्ट की ओर से ये फैसला आया। उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से भी अपना फैसला दिया गया था। 4 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी हो रही है, लेकिन 4 सालों में या फिर बीते अगर हम देखें 2017 के बाद से ही स्थिति यहां पर बदल गई है। अतीक अहमद जिसने निर्दलीय विधायक के तौर पर राजनीति में प्रवेश किया, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में जाता है, फिर वो अपना दल में जाता है, अपना दल छोड़ता है, समाजवादी पार्टी में आता है। फूलपुर जैसी जगह से जो कांग्रेस का गढ़ रहा करता था एक वक्त में, फूलपुर में वो 2004 में सांसद बनता है और 2005 में राजू पाल बीएसपी के विधायक चुने जाते हैं उपचुनाव में। उनकी हत्या का मामला सामने आता है और उनके खिलाफ जो एकमात्र उमेश पाल गवाह था उसको 2006 में अपहरण कर लिया जाता है। 2007 में फिर मामला दर्ज होता है और 17 साल के बाद उसी अपहरण मामले में कल कोर्ट का फैसला आना है। गौरव, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कम से कम इंसाफ का इंतजार पूरा का पूरा पाल परिवार कर रहा है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहाँ पर सुरक्षा के बेहद उनका परिवार तो ये कह रहा है का जमावड़ा है या पुलिस वालों का है। अतीक अहमद को फांसी मिलनी चाहिए। खैर वो तो निर्णय अदालत को करना है, अपहरण पर क्या सजा,
लेकिन चित्रा, आपने फूलपुर का जिक्र किया, ये वही फूलपुर है जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट हुए थे, चुनकर संसद में गए थे। उस फूलपुर से अतीक अहमद जैसा माफिया डॉन चुनकर संसद में आया। आप ये सोचिए कि ये क्या, ये देश ने क्या करवट ली और क्या अब एक बार फिर देश करवट ले रहा है। किस तरह की सुरक्षा है। चित्रा, रहिए मेरे साथ, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि न केवल पूरे रास्ते भर किस तरह की सुरक्षा थी, बल्कि अब नैनी जेल में किस तरह की सुरक्षा है। नैनी जेल प्रयागराज विश्वविद्यालय से बहुत ज्यादा दूर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। प्रयागराज की नैनी जेल की क्या है तस्वीर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी संतोष शर्मा। से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा जब अतीक अहमद यहां सेंट्रल जेल पहुंच जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद का दाखिला हो जाएगा और वहीं अशरफ भी रास्ते में, अशरफ भी पहुंच जाएगा। लगभग आगे पीछे दोनों माफिया भाई पहुंचेंगे और इसी नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा उन दोनों को। तो कहा जाए कि तैयारी पूरी कर ली गई है सुरक्षा के लिहाज से। जेल के अंदर जेल के बंदी रक्षक हैं, जो बैरक है हाई सिक्योरिटी बैरक, वो सीसीटीवी से लैस है। वहां पे जो बंदी रक्षक होंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे और जो लाइव फुटेज होगा जो उस बैरक का, वो सीधे लखनऊ में डीजी जेल देखेंगे, लाइव फुटेज देखेंगे। सीसीटीवी की पूरी फुटेज लखनऊ में वहां पर सेव भी करी जाएगी। 4 साल बाद एक ऐसा होगा कि जब अतीक अहमद, अशरफ और उसका बेटा उमर यहां पर आमने सामने तो नहीं होंगे, क्योंकि इसके पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं कि जो बैरक डिसाइड हुई है, उमर पहले से बंद है, उसकी बैरक पहले से डिसाइड है, लेकिन अतीक और अशरफ के लिए जो हाई सिक्योरिटी बैरक है वो इतनी दूर रखी गई है, जो अलग हाथे जो कहा जाता कंपाउंड है उसमें रखी गई है, ताकि इन दोनों भाइयों का आमना सामना ना हो। बातचीत तो बहुत दूर की बात है और कोशिश यही होगी कि दोनों भाइयों का जब जेल में दाखिला हो तो आगे पीछे हो, एक साथ ना होने पाए, एक दूसरे से बातचीत ना होने पाए, एक दूसरे से मुलाकात ना होने पाए। लेकिन मुलाकात की जो संभावना होगी वो कल कोर्ट में हो सकती है। कल कोर्ट में चूंकि अतीक और अशरफ को तो पेश ही होना है, वो उमेश पाल अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं, तो लिहाजा उनको पेश होना होगा। लेकिन उमर वहां पर नहीं जाएगा, उमर नैनी जेल में ही रहेगा। जेल एक होगी, छत एक होगी, तीनों एक रात एक जेल में काटेंगे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से दूरी होगी, यानी पास होकर के भी दूर रहेंगे अतीक, अशरफ और उमर। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं इस समय अतीक अहमद के, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अब 1 घंटे का समय बचा है। अगले 1 घंटे में अतीक अहमद, कुख्यात माफिया डॉन से नेता बना अतीक अहमद, अगले 1 घंटे में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंच जाएगा। नैनी जेल के बाहर हलचल तेज हो गई है, जैसा मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमें बता भी रही थी। वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। अतीक अहमद पर बड़ी खबर, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। यह कुख्यात माफिया से नेता बना अतीक अहमद, 150 से ज्यादा आपराधिक मामले अतीक अहमद पर, उसके भाई अशरफ पर, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर, शाइस्ता और उसके 3 बच्चे पर, असद, उमर और अली। असद इस समय फरार बताया जा रहा है और असद पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, नैनी सेंट्रल जेल। हम आपको यह भी बता दें कि अतीक अहमद को इस बात का खौफ था, डर था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। चित्रा मेरे साथ बनी हुई है, मेरी सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में यह पूरा का पूरा काफिला वहां पहुंच जाएगा, लेकिन जेल की सुरक्षा जिस तरह से चित्रा बता रही थी कि एक जेल, अलग अलग सेल्स, अलग अलग वार्ड, सबको अलग अलग क्यों रखा जा रहा है, किस तरह की सुरक्षा है वहां पर संतोष? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो आप गेट से ही आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की सुरक्षा। अमूमन जेल के बाहर सुरक्षा को लेकर के एक आध बंदी रक्षक जो जेल के जेल पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं वो होते हैं, लेकिन आज माहौल बदला हुआ है। यहाँ पर पीएसी के जवान हथियारों से लैस, लाठी डंडों से लैस, मतलब हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है और ये पूरे परिसर को एक तरीके से प्रयागराज पुलिस ने घेर लिया है, सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। वजह के आज 4 साल बाद
माफिया डॉन अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ यहां पर आएंगे। और दूसरी सबसे अहम बात कि ये एक ऐसी जेल होगी, एक ऐसी आज की रात होगी जिसमें अतीक अहमद, अशरफ और उसका बेटा अली यहां पर बंद होंगे। एक रात एक साथ एक जेल में बिताएंगे, लेकिन एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अतीक और अशरफ के लिए अलग से हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। हाई सिक्योरिटी बैरक में सीसीटीवी लगाए गए हैं और वो सीसीटीवी का लाइव फुटेज सीधे डीजी जेल के ऑफिस में लखनऊ में देखा जा रहा है। यानी कि सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। और इसके साथ ही दोनों भाइयों के जो हाई सिक्योरिटी बैरक में जो भी जेल कर्मी जाएगा, इसकी ड्यूटी लगी होगी, क्योंकि अभी 6 बजे के लगभग अगर हम अंदाजा लगाएं कि आ जाएगा अतीक और अशरफ आ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि कल 12:30 बजे रहिए मेरे साथ। कल 12:30 बजे इनकी नैनी अदालत में उनकी पेशी भी होगी, लेकिन नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा अतीक अहमद को। एक और बड़ी खबर संतोष मेरे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि बॉडी कैम्स पहने होंगे, यानी बॉडी कैमरा लगातार पहने रहेंगे जेल के वो अधिकारी जो अतीक अहमद के संपर्क में आएंगे। उसकी जेल के बाहर होंगे, उसके सेल के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे रखे हैं, लगे हुए हैं। अरविंद ओझा लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। अरविंद, हवाइयां उड़ रही थी चेहरे पर अतीक अहमद के, मतलब 4 दशक का जो उसका रौब, रसूख और गुंडागर्दी थी, मिनटों में सब हवा हवाई हो गया। वो डर रहा था कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। अरविंद से हम बात करने का प्रयास करेंगे। अरविंद का ऑडियो हम तक अभी आ नहीं पा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि अरविंद लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। काफिले की सुरक्षा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 45 अधिकारी, गाड़ियां, मीडिया की तो खैर अलग गाड़ियां चल ही रही हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त सुरक्षा है। अरविंद, अतीक अहमद, क्या उसे डर था कहीं गाड़ी ना पलट जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो सबसे पहले आपने सवाल किया था, आपको बताऊं कि डर, खौफ, दहशत वो चेहरे पे तो नजर आ रही थी। हवाइयां उड़ी हुई थी साबरमती जेल से अतीक अहमद जब निकल रहा था, और झांसी आते आते इस बात का खुलासा भी हो गया। आज तक ने जो अतीक अहमद की बहन है उससे बातचीत की है, जिसमें अतीक अहमद की बहन ने कहा कि हमें आशंका है कि इनकाउंटर हो जाएगा। वो माफिया जिस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है, जिस पर कई कत्ल के आरोप है, गुंडा एक्ट लगा है, किडनैपिंग, रैंसम, रंगदारी वसूलना, इस तरह के तमाम आरोप है। शतक पार कर चुका है वो अपराध का। उसका भाई अर्धशतक पार चुका है, 52 केस है। वो अब जब प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है तो थर थर कांप रहा है। जरा तस्वीरें प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं। चूंकि प्रयागराज अब बेहद नजदीक है, मैं आपको बताऊं गौरव, तकरीबन 1 घंटे का और सफर है। ये सफर जो गुजरात से शुरू हुआ था साबरमती जेल से, वो सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। कुछ देर बाद भारी सुरक्षा के बीच जहां अपने हमारे सहयोगी संतोष मौजूद है, नैनी जेल वहां पर लेकर जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं सिस्टम का किस तरह से फायदा उठाकर माफिया बना जाता है, वो अतीक अहमद ने करके दिखाया। लेकिन 4 साल पहले जब उसने प्रयागराज छोड़ा था तो सिर्फ उस पर और उसके भाई पर आरोप था, लेकिन 4 साल बाद जब आज वो प्रयागराज जा रहा है तो हकीकत यह है कि उसका पूरा परिवार गायब है, फरार चल रहा है। चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बेटे हो, दोनों फरार चल रहे हैं। और रणभूमि में इस समय बड़ी खबर आ रही है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से प्रयागराज में, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अर्जी दाखिल की है। उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करना चाहती है। अतीक अहमद से पूछताछ को लेकर थोड़ी ही देर में सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होगी। सीजेएम कोर्ट में पूछताछ को लेकर दाखिल हुई अर्जी, असल में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूछताछ करना चाहती है। माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद से। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल की पत्नी ने नामजद एफआईआर दर्ज कराया था अतीक अहमद के खिलाफ। इसी मामले में अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो फरार बताई जा रही है। अतीक अहमद का एक बेटा असद, उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, वो भी इस समय फरार बताया जा रहा है। बाकी 2 बेटे इस समय जेल में बंद है। लेकिन ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ी ही देर में अतीक अहमद का काफिला पहुंच जाएगा नैनी जेल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप ये डर देखिए इस आदमी के चेहरे पर, जो 40 साल तक
आतंक का पर्याय था उत्तर प्रदेश में, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं इस समय। और समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, आप लगातार इस काफिले के साथ चले हैं, साबरमती से नैनी तक का यह सफर, लेकिन आप यह बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है कल जो अदालत में सजा सुनाई जाएगी, या यह कहे जो फैसला आएगा। गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर सबसे बड़ी अपडेट मैं यहां पर दे दूं कि काफिला अतीक अहमद का प्रयागराज में एंटर कर चुका है और यहां से नैनी जेल 50 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि अब मानकर चले लगभग 1 घंटे में अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच जाएगा। चित्रकूट हम पीछे छोड़ आए हैं और चित्रकूट के बाद अब प्रयागराज में एंटर कर चुके हैं और हमारे ठीक आगे अतीक की गाड़ियां भी, अतीक जिस गाड़ी में बैठा है, जिस वज्रवाहन में बैठा है, वो भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर ये है कि प्रयागराज यानी कि साबरमती जेल से चला चला कल शाम 6 बजे का अब लगभग 4:30 बजे तो प्रयागराज पहुंचा अतीक अहमद का काफिला। कल 5:45 बजे साबरमती जेल से निकला था यह काफिला। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए फिर झांसी पहुंचा, चित्रकूट पहुंचा और अब प्रयागराज में दाखिल हो चुका है। बस 50 किलोमीटर की दूरी अब बची है नैनी जेल तक। समर्थ, एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरा सफर रहा, काफी परिवर्तन नजर आया। आपने बार बार बात करने का प्रयास किया अतीक अहमद से। अतीक अहमद के चेहरे पर कैसे हवाइयां उड़ी थी साबरमती जेल के सामने कि एक तरह से उसको धकेलना पड़ा था, उस वज्रवाहन के अंदर जाने को तैयार नहीं लग रहा था। गौरव, आपको अगर याद हो, साबरमती जेल में जब यूपी एसटीएफ की टीम सुबह लगभग 9 बजे पहुंची थी तो ये बताया गया था कि 3 बजे करीब निकालेंगे। उस वक्त इतनी बातें अतीक अहमद के द्वारा कही गई कि मेरी तबीयत नहीं सही है। उनके वकीलों ने भी उसके वकीलों ने भी तमाम इस तरह की बातें कही, जिसकी वजह से वो टाइम एक्सटेंड होकर 5:45 हो गया। पर क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर वर्क इतना मजबूत था, या यूं कहें कि एमपीएमएलए कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें कि अशरफ और अतीक दोनों को फिजिकली अपीयर होना था, उसके चलते अतीक को आना पड़ा। एक विजुअल दिखाना चाहूंगा मैं, एक बार कैमरामैन नीरज को दिखाएंगे, क्योंकि आज तक ठीक पीछे है अतीक के वज्रवाहन के ठीक पीछे इस वक्त हम चल रहे हैं। और ये जो विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विजुअल है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का, जहां हम चित्रकूट के बाद एंटर कर चुके हैं गौरव। और ये वो 2 वज्रवाहन है जिसमें अतीक अहमद की मौजूदगी है और उसके आगे और पुलिस की गाड़ियां लगातार सेफ्टी पर्पज से चल रही हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर एक पुलिसकर्मी आपको किनारे नजर आ रहा होगा, एक खिड़की की तरफ से। इसके आगे एक और गाड़ी है, अतीक अहमद उसमें सवार है। अतीक से कई दफा आज तक ने बात करने की कोशिश करी है। अतीक की हवाइयां उस वक्त से उड़ी हुई हैं जिस वक्त से इस वज्रवाहन में उसको बिठाया गया है। हालांकि बीच में 1 घंटे को हॉल्ट आज लिया गया, जब झांसी पुलिस लाइन में यहां पर गाड़ियां आई और बताया गया कि यहां पर जो पुलिसकर्मी क्योंकि कल शाम से चल रहे थे तो उनको एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था, इस वजह से पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां ब्रेकफास्ट हुआ और उसके बाद पुलिस की टीम, जैसा कि आप विजुअल्स में इस वक्त देख पा रहे हैं, आज तक ठीक पीछे अतीक अहमद के उस गाड़ी के, उस वज्रवाहन के जिसमें अतीक अहमद सवार है। ये कितना खतरनाक था एक तरह से यूपी पुलिस के लिए भी मूवमेंट करवाना बाय रोड, क्योंकि ये इनपुट भी एजेंसी से था। जो यूपी पुलिस के एजेंसीज हैं उन्होंने ये बताया था कि अतीक के गुर्गे बीच में झांसी से इस काफिले को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें कई ऐसे लोग रास्ते में दिखाई पड़े जो मीडिया से तो नहीं थे, पर थोड़ा ऐसा प्रतीत होता था कि वो देखने समझने आए हैं कि आखिर गाड़ियां कहां जा रही हैं और क्या सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये हालांकि जांच का विषय है, पर कई ऐसे चेहरे रास्ते में हम लोग को भी मिले जो मीडिया से बिल्कुल भी नहीं थे गौरव, पर वो ये देखना समझना चाह रहे थे कि आखिर गाड़ियां कहां जा रही हैं और सकुशल हैं कि नहीं हैं। और इसी के साथ अतीक का परिवार अभी भी पीछे पीछे चल रहा है अपने वकील के साथ, वो भी ये देखना चाहता है। परिवार के छोड़िए, अब अतीक अहमद आयशा नूरी, आयशा नूरी शायद उनकी बहन का नाम है कोर्ट के नाम पर जी, जो साथ चल रही हैं और उनको भी ये डर है। अतीक अहमद को भी ये डर था कि कहीं अतीक अहमद का इनकाउंटर ना हो जाए रास्ते में, कहीं गाड़ी ना पलट जाए रास्ते में। यही डर उनकी बहन को भी था। उनको ये डर था, और केवल आयशा ही नहीं बल्कि फातिमा भी उस गाड़ी में मौजूद थी। फातिमा अशरफ की पत्नी है जिसका इंटरव्यू आज तक ने किया था प्रयागराज में,
फातिमा ने बताया था, फातिमा किस तरह से गिड़गिड़ा रही थी योगी सरकार से, और उस वक्त भी इंटरव्यू में आज तक के फातिमा ने कहा था कि योगी सरकार बहुत अच्छी है और हमें बहुत उम्मीद है गृह मंत्री अमित शाह से और योगी आदित्यनाथ से। पर इस तरह के लफ्ज तब निकले थे जब उनको लगा था कि अब शायद कोई भी बचने का तरीका नहीं है और उनको इस तरह की बातें बोलनी ही पड़ेंगी। उस वक्त असद को लेकर भी सवाल किया गया था, तो असद को लेकर उनका यही कहना था कि वो असद नहीं है। फिलहाल ये विवेचना का विषय है लगातार, क्योंकि असद का इन्वॉल्वमेंट यूपी पुलिस ने पाया है, पर अब कठिन समय पूरे परिवार के लिए आन पड़ा है, क्योंकि जो जिन घटनाओं में संलिप्त रहे हैं गौरव, आप समझ लीजिए 100+ केसेस होना एक बड़ी बात है, जिसमें मर्डर है, जिसमें अबडक्शन है, तमाम तरीके के केसेस हैं। और अच्छा समर्थ, आपसे विस्तार से उन मामलों की भी बात करेंगे। और समर्थ और संतोष मेरे दो साथी हैं जो लगातार इनके विक्टिम्स रहे हैं, यानी अतीक अहमद और उसके परिवार ने जिस तरह से गोली मारी, अपहरण किया, यह आरोप है उन पर, या अपहरण की कोशिश की। अब सजा तो अदालत सुनाएगी, लेकिन उन परिवारों का क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाएंगे। संतोष के पास लिए चलते हैं। संतोष, सजा देना अदालत का काम है, लेकिन आप यह सोचिए कि इतने लंबे समय तक वो कानूनी प्रक्रिया ही नहीं हो पा रही थी, इतने लंबे समय तक इतना खौफ था, लेकिन वो खौफ अब अतीक अहमद के चेहरे पर नजर आ रहा है। बदला क्या संतोष? देखिए, बदला बहुत कुछ है। जिस अतीक अहमद के नाम से प्रयागराज थर्राता था, जिस अतीक अहमद के नाम से आज तक किसी ने 100 से ज्यादा मुकदमे हैं जिस अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, आज उसी अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और एक मामला जो उमेश पाल अपहरण कांड का था, उसमें कल फैसले की घड़ी आ गई है। ये पहली बार है अतीक अहमद के 40 साल के जराइम की दुनिया के करियर में जब उसके ऊपर कहा जाए कि जो किसी केस निर्णय तक पहुंचा है। वरना उमेश पाल अपहरण कांड हुआ 2006 में, फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, और एफआईआर लिखी गई ठीक 1 साल बाद जब सत्ता का परिवर्तन हुआ। उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी, उसकी किडनैपिंग करवाई जाती है। उसकी किडनैपिंग कराने के बाद 28 फरवरी 2006 को जब किडनैपिंग होती है तो उसे रिटन में हलफनामा लिखवा लिया जाता है कि राजूपाल हत्याकांड में मैं मौके पर मौजूद नहीं था और मैंने इन लोगों को नहीं देखा जी। यानी कि जो हॉस्टाइल होता है विटनेस, वो करवा लिया गया, लिखित में करवा लिया गया। उसके बाद उसका जो किडनैपिंग की गई, उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 1 मार्च को 2006 को अतीक अहमद के गुर्गे उमेश पाल को लेकर के कोर्ट में जाते हैं, वहां पर उसकी गवाही करवाते हैं, यानी कि लिखित में भी हलफनामा दिलवाया और उसके बाद उसकी गवाही भी करवाई। और उस 2006 का मामला था, और उसका आप समझिए कि जराइम की दुनिया में उसका इतना खौफ था और पॉलिटिकल कितना बड़ा पावरफुल था कि 2006 में वो किडनैप करके जाता, उस जिस व्यक्ति की किडनैपिंग होती है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जब सत्ता परिवर्तन होता है 2007 में, तब उसकी एफआईआर लिखी जाती है, और वही वो 2007 का मामला है, क्राइम नंबर 270/2007 अंडर सेक्शन 264A 364A जो धारा लगी है, ये बहुत अहम हो जाती है। इसी धारा की वजह से अतीक अहमद नहीं चाहता था कि उमेश पाल इस केस में परसू करे, इस केस में गवाही दे, क्योंकि इस जो 364A में जो सजा है वो फांसी तक की सजा है और उम्र कैद की भी सजा है। यानी कि अतीक अहमद जो पॉलिटिकली अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, कल अगर सजा होती है, देखिए अभी मैं निर्णय पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कल फैसला होना है। अगर कल निर्णय होना है, अतीक अहमद के लिए जेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सालों से वो जेल में, और उत्तर प्रदेश में तमाम माफिया, मुख्तार अंसारी 10 साल से जेल में है, जेल से अपना अपराध का साम्राज्य चला रहे हैं। ये कटु सत्य है, लेकिन उनको सजा का डर है। सजा इस बात की कि अगर सजा हो जाएगी तो राजनीति खत्म हो जाएगी और कल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सोचिए साथी की राजनीति कहां चल रही थी, चला रहे हैं, जेलों से इनकी वसूली हो रही है और जेलों से ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। बताइए, साबरमती जेल से फेस टाइम से बात होती है, अशरफ फूलपुर से वो जिस लोकसभा सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सांसद हुए हों, वहां से अतीक अहमद जैसा व्यक्ति वहां से सांसद हो जाए, निर्दलीय विधायक हो जाए, तो आप समझिए। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई अछूता नहीं है, कोई पार्टी, हर पार्टी ने अतीक अहमद का यूज किया, हर पार्टी ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियों ने उसका मिसयूज किया, यूज किया अगर कहा जाए तो। चाहे कई बार तमाम दलों ने उसको इसलिए चुनाव लड़वाया कि वोट कटवे के तौर पर, कि उस वो वोट काट लेगा, हमारा कैंडिडेट
मैंडेट जीत जाएगा। यही अतीक अहमद चाहता था कि वो पॉलिटिकली पावरफुल हो जाए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में यही एक बहुत बड़ा अंतर रह गया। मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया के बाद से अपने आप को सफेद पोश बना लिया, खुद विधायक हो गया, बेटे को विधायक बनवा लिया, भतीजा विधायक हो गया, एक भाई सांसद है। अतीक अहमद के बारे में अगर संतोष बात करें तो 5 बार ये आदमी विधायक रह चुका है, एक बार सांसद रह चुका है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सांसद भी कहां से, फूलपुर से, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुनकर आए थे। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव के पास। ये अपराध की इतनी काली दुनिया थी संतोष, ये अपराध की इतनी काली दुनिया कि सब खौफ में थे अतीक अहमद के। लेकिन अब अगर मामले दर्ज होना शुरू हुए हैं, 11,000 ये कहा यह जा रहा है इतनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने वापस ली, इनसे जब्त की, लोगों को लौटाई जा रही है वो संपत्ति और इनका अवैध कब्जा छुड़वाया जा रहा है। समर्थ और संतोष पहले आप बताइए, समर्थ के पास मैं फिर जाऊंगा। संतोष, जमीन इनकी ली जा रही है, यानी अब इनके पांव तले जमीन खिसक रही है। संतोष, बिल्कुल, ये इनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट में 1200 करोड़ का जो अभी तक पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की, उसमें 1200 करोड़ की कमाई होती थी अतीक अहमद को सालाना। एक जो यूपी पुलिस ने एक आंकड़ा दिया है कि 1200 करोड़ के लगभग की कमाई पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है। अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन अभी भी ये साम्राज्य 40 सालों का है और ये 6 साल में नहीं मिटेगा, इसके लिए लगातार जरूरत थी। यही वजह है कि वो जो कार्रवाई हो रही थी, उस कार्रवाई को रोकने के लिए ही उमेश पाल, क्योंकि लगातार कोर्ट में भी पैरवी कर रहा था, उसके क्रिमिनल जो एक्ट्स थे, जो क्रिमिनल केसेस थे, उसमें वो पैरवी कर रहा था और उमेश पाल को लगातार वो धमका रहा था। और आप बहुत महत्वपूर्ण एक बात कि देवरिया जेल में रहते हुए अतीक अहमद एक लखनऊ के व्यापारी को किडनैप कराता है। बताइए, जेल बुलाकर धमका रहा था व्यापारियों को, ऐसा इनका अपराध का साम्राज्य चल रहा था। लेकिन इस समय चेहरे पर हवाइयां उड़ी है और ये डर, कई लोग कह रहे हैं, अच्छा है।